साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधा यात्रा वृतांत के अंतर्गत आज हम जो पुस्तक पढ़ेंगे उसका नाम है मेरी तिब्बत यात्रा। इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी और यह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वर्तमान में मेरी तिब्बत यात्रा नामक यात्रा वृतांत आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर हिंदी के सिलेबस में यह पुस्तक लगी हुई है, निर्धारित की हुई है। अब इस पुस्तक के अंतर्गत जो है 5 भागों में इसको विभाजित किया है राहुल सांस्कृत्यायन जी ने, या अपने यात्रा का वृतांत उन्होंने 5 खंडों में लिखा है। इन 5 खंडों के नाम आपको याद रखने हैं। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाए 3 ऑप्शन में इनमें से नाम और 1 ऑप्शन में कोई और नाम देके पूछ लिया जाए कि मेरी तिब्बत यात्रा के अंतर्गत कौन सा खंड नहीं है। तो 5 नामों को ध्यान से देखेंगे। पहला है लहसा से उत्तर की ओर। तो प्रारंभ कहाँ किया था उन्होंने? लहसा से प्रारंभ किया, तो उत्तर दिशा की ओर। इसका वर्णन यानी इस यात्रा के बीच में जो भी परिवेश, जो भी वातावरण, जिस प्रकार के लोग, रहन सहन, रीति रिवाज, स्थितियाँ, भौगोलिकता, जो कुछ भी भौगोलिक यानी जो कुछ भी उन्होंने देखा उस सब का वर्णन है। दूसरा जो भाग है वो है चांग की ओर। तीसरा खंड है शक्य की ओर। चौथा खंड है झेलम की ओर और अंतिम खंड है इसका नेपाल की ओर। इस तरीके से 5 खंडों में उन्होंने अपने इस यात्रा वृतांत को विभाजित किया। इन 5 खंडों को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, आपको ध्यानपूर्वक सिर्फ सुनना है। रही बात पुस्तक को दिखाने की या जिस तरीके से मैं आपको दिखा, तो देखिए इसमें मुझे कोई व्याख्या नहीं करनी है कि मैं आपको जिस तरीके से गोदान आपको पढ़ाया है या अन्य जो सभी रचनाएं उसमें मैंने आपको पुस्तक दिखाकर फिर पढ़ाया है। जैसे आपकी जितनी भी कविताएं निर्धारित हैं वो भी मैंने आपको वीडियो के रूप में पढ़ाई हैं, लेकिन इसमें कोई व्याख्या मुझे नहीं करनी है। तो मैं सिर्फ ऑडियो बुक की तरह ये आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मैं बोलूँगी और आप ध्यानपूर्वक इसे सुनते रहें। ध्यानपूर्वक से मतलब आप अपने दैनिक कार्य करते हुए भी इस पुस्तक को सुन सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और प्रश्न, जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि यह प्रकाशित कहाँ से, किसी अन्य पुस्तक के संबंध में पूछा गया था। तो मेरी तिब्बत यात्रा इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित किया था छात्र हितकारी पुस्तक माला दारागंज प्रयाग से यह प्रकाशित हुई थी। दारागंज प्रयाग से प्रकाशित हुई थी, यह आपको याद रखना है, ठीक है। प्रकाशक थे केदारनाथ गुप्त, MA प्रोप्राइटर थे, छात्र हितकारी पुस्तक माला दारागंज प्रयाग के, ठीक है। अब आपको ये विषय सूची मैंने बता दी है कि 5 भाग हैं इसके। तो अब शुरू करते हैं आज का पहला भाग। हम आज की कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैम आपके वीडियोस नहीं आ रहे थे। देखिए बहुत सारे कारण होते हैं और विवाह के बाद तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा कोई टीम या इस तरीके का कोई प्रोफेशनल वो नहीं है, एक छोटा सा मेरा अपना व्यक्तिगत ये प्रयास है। तो कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिस वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, उन सब पे चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि वो आपकी परीक्षा में कोई काम आने वाले नहीं हैं। सीधे से जो आपकी परीक्षा उपयोगी है वह आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। 1 सेकेंड बेटू, या तो आप नीचे खेल लो या फिर चुप रहो, ठीक है, आवाज़ नहीं करो। तो मेरी तिब्बत यात्रा प्रथम खंड लहसा से उत्तर की ओर आज की कक्षा में प्रारंभ करने जा रहे हैं। तारीख इसमें उन्होंने जो डाली हुई है वह है 30/7/34। हिंदी के अक्षर लिखे हुए हैं ना, अब आप कहोगे कि ठीक है तो ये 34 का ही है, तो 30/7/34 को वो लिखते हैं प्रिय आनंद जी। 1 सेकंड देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। प्रिय आनंद जी, कॉलम कोड में लहसा तक वही पुराना रास्ता था, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। अब देखिए ये लहसा से प्रारंभ नहीं किया है बल्कि कहाँ से है? कलिम्पोंग से, ठीक है। तो मैंने आपको गलत बता दिया, लहसा से नहीं है, कलिम्पोंग से लहसा तक वही पुराना रास्ता था, यानी इसका उल्लेख वो पहले कर चुके हैं, इसलिए कहते हैं कि उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लहसा में 2 महीना 11 दिन रहे। तो लहसा में राहुल सांस्कृत्यायन जी कितने दिन रहे? 2 महीना 11 दिन। इस बीच में विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों
अभिसमय अलंकार टीका और वाद्यनारायण टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोनों पुस्तकों के फोटो ले लिए, एक कॉपी अपने पास रख, नेगेटिव सहित एक एक प्रति पटना श्री जायसवाल जी के पास भेज दी है। अब की बार यहाँ भिक्षुओं तथा गृहस्थों के नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण भी संग्रह कर रहा हूँ। बहुत कुछ कर चुका हूँ। तिब्बत में चित्रकला पर एक लेख लिख चुका हूँ जो किसी हिंदी पत्र में भेज दूंगा, सचित्र। साथ ही यहाँ के चित्रकारों के सभी रंग, उनके बनाने का ढंग, तूलिका आदि का संग्रह भी किया है। तिब्बती भाषा की दूसरी और तीसरी पुस्तकों को छापने के लिए कलकत्ता भेजा था। रास्ते में उसी थैले में किसी ने शराब रख दी, जिससे भीग कर पुस्तक के कितने ही भाग अपाठ्य हो गए। तो ये समस्या उनकी होगी। देखिए, बहुत बड़े महापंडित थे, पुस्तकों के प्रति यात्रा वृतांत इनके बहुत फेमस है। भारत के बारे में यदि किसी को जानना है, आसपास के बारे में, तो राहुल सांस्कृत्यायन से की रचनाओं को पढ़ सकते हैं। बहुत मेहनत से इन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन किसी ने शराब की बोतल रख दी तो वो इनकी जो पठन सामग्री थी वो खराब हो गई। आगे लिखते हैं, आगे राहुल सांस्कृत्यायन जी लिखते हैं, विनय पटिक के हिंदी अनुवाद को भी आदमी के हाथ ही ज्ञानची, जहाँ की अंग्रेजी डाकखाना है, भेजा है। तो ज्ञानची में क्या था? अंग्रेजी डाकखाना था, वहाँ भेज दिया है। देखिए, सकुशल पहुँच जाए तब, नहीं तो योगिनी डाकिनी के मुल्क में कहीं फिर बोतल लड़क गई तो वह भी राम राम सत्य। योगिनी डाकिनी किसको कहा गया है ना? चलिए, अपने सामने तो कसम खा रखी है, अपने राम ने तो कसम खा रखी है कि यदि लिखी हुई कोई पुस्तक एक बार गुम या नष्ट हो जाए तो फिर उसमें हाथ नहीं लगाना, यानी जो खो गया उसको छोड़कर फिर आगे बढ़ जाना है। हाँ, तो फैनबो पुराना फन्युंच। अब ये थोड़े से देखिए, तिब्बत का वर्णन है तो वहाँ उसी तरीके के नाम स्थानों के हैं। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, नहीं करो ये। हाँ, तो फैनबो की यात्रा ही क्यों ज़रूरत पड़ी? अब आगे सांस्कृत्यायन जी लिखते हैं, 10वीं सदी से 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फैनबो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा है। रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित सर्वा तो तंत्र मंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ देकर गवाही देनी पड़ी कि शर्वा के मरने के बाद जरूर नर्क में गया, इतने से भी फैनबो हमारे जैसे नास्तिकों के लिए चाछेनपो अर्थात परम पवित्र ठहरा, किंतु उतने ही से शायद ई जानिब इधर तशरीफन लाते। मालूम हुआ कि इधर से 10वीं से 13वीं शताब्दी तक के कितने ही बिहार हैं जिनमें रेडिंग में तो निश्चित ही थोड़ी सी तालपत्र की पुस्तकें होने की बात बतलाई गई है। संभावना औरों में भी है, वस्तुतः यही कारण है इधर आने का। तो अब आपको समझ में आया कि ये वहाँ क्यों गए हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी संभावना है कि पुरानी पुस्तकें, उनकी पांडुलिपियाँ और कुछ ज्ञानवर्धक तथ्यगत सामग्री वहाँ प्राप्त हो सकती है। इसीलिए राहुल सांस्कृत्यायन वहाँ की यात्रा करते हैं। आगे राहुल सांस्कृत्यायन जी लिखते हैं, जब पुस्तक के लिए आना था तो उसके लिए विशेष तैयारी करनी जरूरी थी। तो क्या तैयारी करनी थी? यद्यपि सभी पुराने मठों के लिए पुस्तकें दिखाने आदि के काम के लिए भौट सरकार से चिट्ठी मिलने वाली है, किंतु अभी उसमें कुछ देर थी, इसलिए यह 2 सप्ताह की यात्रा उसके बिना ही करनी पड़ रही है। यानी जो सरकारी दस्तावेज या जो सरकारी इजाज़त है वो उनके पास नहीं है। और कितने दिन की यात्रा है? 2 सप्ताह की। हाँ, भौट के वर्तमान राजा रेडिडू रिम्पोछे ने एक पत्र अपने रेडिंडू मठ के लिए दे दिया है और शिकम की महारानी के भाई रक्षा कुशो ने तंग लुंग के लिए चिट्ठी दे दी है।
इस तरह 2-3 और चिट्ठियां मिल गई हैं। चिट्ठियों के बाद दूसरा प्रश्न था साथी सवारी का, यानी पहले तो परमिशन लेनी ज़रूरी है, स्वीकृति ज़रूरी है कि आप वहाँ के मठों से पुस्तकें ले सकते हैं। तो छूत सिंह सर स्वामी साहू पूर्णामान ने अपने 6 खच्चरों तथा खच्चर वाले को दे दिया। सवारी का तो प्रश्न इस प्रकार हल हो गया। रहा साथियों का, इसके सिवा एक फोटोग्राफर की भी आवश्यकता थी। हमारा रोलफ्लेक्स कैमरा पुस्तकें छापने से इनकार करता है। सौभाग्य से लहासा के फोटोग्राफर श्री लक्ष्मी रत्न ने चलना स्वीकार कर लिया। तो फोटोग्राफर का नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी रत्न। नाम ऐसा नहीं है जो याद नहीं हो, थोड़ा भारतीय का सा नाम है लक्ष्मी रत्न। फोटोग्राफर लक्ष्मी रत्न ने चलना स्वीकार कर लिया। किंतु अभी एक और साथी को जैसे इंची मिंची ज़रूर ही ले जाना था, क्योंकि हम ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं जहां संख्या और पिस्तौल बंदूक ही हमारी रक्षा कर सकती है। हमारे खबरों के सरदार सोनम ग्यल मूछन पुराण ध्वज खाम के पूर्वी तिब्बत के हैं, जहाँ की कहावत है तुम अपने ही भरोसे पर जी सकते हो। उन पर पूरा भरोसा है। अपने राम तो हथियार बांध ही नहीं सकते, यानी हम तो हथियार लेकर चल नहीं सकते। हाँ, जो चौथे साथी मिले उनका जन्म अमदो का है, जहाँ पर भी गोली गट्टा लेकर 90-100 आदमी मिलकर ही मंजिल तय कर सकते हैं, किंतु वे भी तलवार के धनी नहीं हैं। ठीक है, यानी कि वो जिस प्रदेश में जा रहे हैं, जिस प्रदेश की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, वो खतरों से भरा हुआ प्रदेश है, जहां अकेले यात्रा करने की मनाही है। लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन बहुत ही साहसी प्रकार के जो है यात्राकार थे। वो डरते नहीं थे। जब उन्हें पता चल जाता था कि यहाँ से कुछ ज्ञानवर्धक सामग्री मिल सकती है, पुस्तकें मिल सकती हैं, तो फिर वो रुक नहीं सकते थे। तलवार के धनी नहीं है, यानी कोई भी उनमें लड़ाका नहीं है। गेंद दुन छौ फेल संग धर्मवर्धन, यही उनका नाम है। अच्छे चित्रकार हैं तथा इतिहास और न्याय शास्त्र में अच्छा प्रवेश रखते हैं। कह सुनकर उनके कंधे से भी एक 7 गोली का पिस्तौल और कारतूसों की माला लटकाई गई। श्री लक्ष्मी रत्न को लोग नातीला के नाम से जानते हैं। लक्ष्मी रत्न का नाम क्या है? नातीला के। तिब्बती भाषा में उनका क्या नाम है? नातीला के। उनकी नानी नाती कहा करती थी। फरिश्तों ने लहासा पहुंचने पर इस नाम को यहाँ पहुंचा दिया। फिर लाजी जोड़कर भोटवासियों ने इन्हें नातीला बना दिया। बुढ़ापे तक अब उन्हें नातीला ही होकर रहना है। हाँ, तो नातीला को बहुत ऐतराज था एक छोटा सा 7 गोली का तमंचा बांधने पर। उनका कहना था हमारी छाती पर बराबर मिटकू 11वीं शताब्दी के आचार्य स्मृति ज्ञानकृति के नाम से फर्जी बनवाई छोटी सी मूर्ति रहती है। हमारे ऊपर गोली नहीं लग सकती, यानी अंधविश्वास है एक प्रकार का। कहने पर उन्होंने पिस्तौल दाग परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। खैर, किसी तरह वे भी पिस्तौल लटकाने को राजी हुए, यानी हथियार ले जाना उस इलाके में ज़रूरी है। जब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो मेरे गुरु की मूर्ति है, तो इन्होंने कहा कि चलो उस पर पिस्तौल लगा के देखते हैं, गोली चला के देखते हैं कि उसमें से पार होती है या नहीं। तो वो इसके लिए राजी नहीं होते। सोनम ग्यलम छन, उच्चारण क्या होगा? सोनम ग्यर्जन ने कहा कि एक सेकंड रुकिएगा। कि 18वीं तिथि को ही चलना अच्छा है। 20 को 0 आ जाएगा और आगे की सायत अच्छी नहीं है, साया अच्छा नहीं है, मतलब शगुन अच्छा नहीं है। इस प्रकार जो है आज तैयारी करते कराते लहासा से निकले। साथ में फेम्बो में चराई के लिए कुछ अच्छी सुन सर के बाकी 6 खच्चर तथा उनका दूसरा आदमी भी था। तो शब्दावली थोड़ी सी आपको कठिन लग सकती है, आगे बिल्कुल सरल आएगी, बस आपको ध्यानपूर्वक सुनते जाना है। आजकल वर्षा ऋतु है, भूले भटके कितने ही बादल हिमालय के इस पार भी आ पहुँचते हैं। देखिए, ये कोई उपन्यास नाटक कहानी नहीं है।
बाकी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपका जो भी सिलेबस है उसकी जो रचनाएं हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कहानियाँ कहानी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, कविताएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी, निबंध आपके जो लगे हैं वह भी मिल जाएंगे। तो बहुत सारा विषय सामग्री है, शुक्ल की पुस्तक है, स्लेट के पुराने पेपर है राजस्थान स्लेट के, तो वो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूल भटक के कितने ही बादल हिमालय के इस पार भी आ पहुंचते हैं, और मैदान और पहाड़ जिधर देखो उधर ही हरी मखमली छोटी छोटी घास बिछी हुई है। भौट देशियों का इस हरियाली पर नाच करना बजा है। 3 मास के लिए तो यहाँ की पर्वतमालाएं अद्भुत सौंदर्य धारण कर लेती हैं। हरी घासों के अतिरिक्त कहीं कहीं पीले नीले फूल भी फूले दिखाई पड़ते हैं। लहासा के बाद पहला घर तपचिका आया। यहीं भौट सरकार की टकसाल तथा सैनिक कार्यालय हैं। पहले सिपाही भी थे किंतु इधर अनावश्यक होने से उन्हें छुट्टी मिल गई। शायद तुमने सुना होगा कि लहासा में जल से बिजली भी पैदा की जाती है। पैदा करने वाले चल बसे, नहीं तो उनका इरादा था कि लहासा को विद्युत से आलोकित करने का। चीन आ ही रहा है और भी आ रहे हैं, तशी लामा भी। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं यदि बिज्जू देवी का कदम लहासा में पहुंच जाए। खैर, अभी तो इस बिजली से टकसाल तथा अबची के कार्यालयों में ही प्रकाश हो रहा है। यानी जिस समय यात्रा करी थी 1934 में, तब वहाँ लहासा में कार्यालयों में और वो जो विद्युत बिजली पैदा करने वाले बिजली घर थे उनका विकास हो रहा है। तपची से आगे पहाड़ की जड़ में हरे भरे खेतों के बीच एक घर मिला। फिर दाहिनी ओर की कोने वाली उपत्यका में सहस्त्रों हरे भरे खेतों की सीढ़ियों को छोड़ते हम बाईं ओर नदी पार हो हल्की चढ़ाई चढ़ने लगे। एक फलहीन किंतु सुंदर बाग आया और तप्ती से 3 मील आने पर बिजली बत्ती का माँ लोकशुई माँ हमें मिली। एक मामूली घर में पानी द्वारा पहिया घूम रहा है और बिजली पैदा हो रही है। पानी तो इतना काफी है कि उससे सारे लाशा को रोशन करके भी बिजली बच सकती है। उससे जरा ही ऊपर पानी पार कर कुछ नए किंतु टूटे फूटे मकान मिले। मालूम हुआ बिजली देवी के लिए पहले अच्छे मकान बने थे किंतु उन्हें वे पसंद ना हुए और वे नष्ट हो गए, और अब उनके लिए टूटी फूटी मड़ैया ही मिली है। असल में तो चाहिए था कि ज्योतिषी को फांसी दे देना, क्योंकि उसने ऐसी बुरी स्यायत बताई। कुछ दूर और ऊपर चढ़ने पर एक वृक्ष रहित आखिरी गांव मिला, और फिर जोत तथा उससे 4-5 मील इस पार एक भी गांव नहीं है। अब चढ़ाई भी कुछ कठिन थी और ऊंचाई के कारण हवा के पतलेपन से जानवरों का दम भी अधिक फूल रहा था। ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी हो ही जाती है। उपत्यकाएं और उनकी बेटी पोतियां सभी घन नील वसना थीं। सिर्फ एक और बेरास्ते चलती 50-60 चमरियां था काला दारा सा बन रही थी। यद्यपि दूर दूर तक सफेद भेड़ों के झुंड चर रहे थे, किंतु न हिलने डुलने के कारण वे जहां तहां पड़े पत्थरों से ही जान पड़ते थे। पिछले वर्ष दलाई लामा फेम्बो पधारे थे, इसलिए रास्ता बनाया गया था। बल्कि हमारे दोस्त कादिर भाई के कहने के मुताबिक तो उस पर मोटर चल सकती है। आपको शायद लहासा में दलाई लामा के लिए 3 मोटरों का आना मालूम है। उसी अपशगुन से कुछ लोग कहते हैं कि दलाई लामा को शरीर त्याग करना पड़ा और उनके कृपा पात्र कुंभोला को, जो बिजली मोटर जैसी खुरापाते सोचा करते थे, सर्वस्व से हाथ धोकर एक कोने में निर्वासित होकर रहना पड़ा था। यानी वहाँ के जो लोग हैं, कुल मिला के समझ में आ रहा है, उस समय देखिए शिक्षा विक्षा का इतना प्रचलन नहीं था, तो अंधविश्वास ही बहुत ज़्यादा है। रास्ता कुछ तो अच्छा जरूर है। गोला के ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर लहासा नगरी सुदूर दिखाई पड़ी। दूरबीन से देखने पर कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र। दूर क्षितिज के अंत तक सहस्त्रों पर्वत शिखर थे जो तिब्बत देशों को सहस्त्र शीर्षा पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देखने पर नीचे की उपत्यका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फनयुज का देश है, यानी हित का देश है। अब हरी उतराई शुरू हुई। जोत पर हम 1:30 बजे पहुंचे थे। तब से 4 बजे तक उतराई रही। बिना वृक्षों के कुछ घर छोड़कर हम और नीचे उतरे और पायुआ पहुंच गए। हमारे साथी संग धर्म वर्मन तभी से दिमाग लड़ाएं कि पावा का अर्थ क्या है, किंतु हमारा कहना है कि पाया का अर्थ पाया है। इतनी मेहनत से जो पाया और बिना चोरों के गोली का शिकार हुए
पाया। यह भी तो बहुत बड़ी बात है। अगला दृश्य वो नालंदा तिब्बत में लिखते हैं, ठीक है, इसका 31 तारीख को लिख रहे हैं। पाया से हम ये जो है 8 बजे के करीब रवाना हुए। अब हमारे ही 6 खच्चर साथ थे। एक लाल पहाड़ी के पार करते ही कितने स्तूपों से युक्त बैलों का मैदान का बिहार दिखाई पड़ा। पाया से यह स्थान 2 मील से अधिक ना होगा। हम में से किसी को भी यह बात मालूम न थी, अन्यथा कल यहीं आकर ठहरे होते। तिब्बत के प्राचीन मठों के कायदे के अनुसार यह मठ पहाड़ के ऊपर ना होकर मैदान में है। हमारे दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पोतोपारिंचे गसल के शिष्य लंगथंब पारदौर सिंगे ब्रज सिंह ने इस विहार को बनाया था। लंगथंगपा बड़ा ही विनयधर था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसे जन्म भर में सिर्फ 3 बार हंसी आई थी। संसार के दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता था कि उसके लिए हंसना हराम था। 3 बार में 2 बार ही यह बात मालूम हो सकी। एक छोटा बच्चा एक गेहूं के दाने को उठाकर खाना चाहता था। प्रयत्न करने पर भी वह उसे उठा नहीं सकता था। उसी समय उसके नाक का पोटा बहकर दाने से लगा। दूसरे ही क्षण सांस के साथ दाना बच्चे के मुंह पर आ गया और वह बड़ा प्रसन्न हो गया। यह देखते ही लंगपा को भी हंसी आई। दूसरा बार वो कब हंसे? किसी मंदिर के चढ़ावे में एक बड़ा फिरोजा चढ़ा हुआ था। एक चूहा उसे चुराकर अपने बिल में ले जाना चाहता था, किंतु वह उठाने में सफल ना होता था। चूहा जाकर अपने दूसरे साथी को लाया। फिर पहले चूहे ने अपने अगले पैरों से फिरोजे को छाती में दबाया। साथी ने उसकी पूंछ को मुंह से खींचकर मदद करी और इस प्रकार फिरोजा लेकर वे अपने बिल में चले गए। चूहे की इस सफलता को देखकर लंगथंगपा को हंसी आ गई। पुराने बिहारों की जैसी दुरावस्था आमतौर पर तिब्बत में दिखाई देता है, वैसे ही इसकी भी है। जब हमारे खच्चर आंगन में गए तो पहले हमने समझा कि शायद यह ठहराव होगा, किंतु बाद में मालूम चला कि यही लंगथंगपा का बनवाया बिहार है। बाहर दरी में घूमते ही दीवार पर लिखा दिखाई पड़ा। अब हम मंदिर के भीतर गए। अस्त व्यस्त बहुत सी मूर्तियां रखी हुई हैं। सामने पिछली दीवार, बाईं ओर की दीवार में क्रमशः मैत्रेयी और बुद्ध की पीतल की मूर्तियां हैं। तो कौन सी 2 मूर्तियां मिली? मैत्रेयी की और बुद्ध की। और किसकी बनी हुई थी? पीतल धातु की बनी हुई थी। दोनों मूर्तियों के शरीर मंडल सुंदर और पुराने हैं। मैत्रेयी के बाईं ओर एक विचित्र सी भारतीय लामा की मूर्ति देखी। पूछने पर मालूम हुआ यह भारतीय सिद्ध पदम पासंद ग्रस्त सतपिता बुद्ध हैं। बहुत जीर्ण शीर्ण मूर्ति कही जाती है। सामने नीचे कुछ और भी छोटी बड़ी पीतल की मूर्तियां हैं, जिनमें अधिकांश भारत से लाई गई हैं। यह उनकी बड़ी नाक, नीची भौं, कम चौड़ा मुंह, सुंदर छाती और कमर बतला रही है। ढूंढने पर उन पर अक्षर नहीं मिले और बहुत सी पुरानी भौंट अक्षर में लिखी हुई पुस्तकें बेपरवाही से रखी हुई हैं। पीछे के बने देवालयों तथा पुराने स्तूपों को देखकर हम लौट आए। धर्मवर्धन ने बीज कसे खास बातों को नोट करना शुरू किया। नातीला ने फोटो लिए। फोटोग्राफर का नाम पूछा जा सकता है, नातीला है। किस्टन लैंप के सहारे उसका भी फोटो लिया गया। बाहर के स्तूपों और सारे विहारों के भी फोटो लिए गए। इसी वक्त किसी आदमी ने जाकर गांव के जमींदार से, वस्तुतः यहाँ का जमींदार भौंट सरकार है, खेती के काम की ओर से कोई और नौकर करवाता है, कह दिया। जवाब तलब किया गया। हमारे साथी ने जाकर भौंट राजा रेडिंक रिम्पछे की लाल लाख की मुहर से अंकित चिट्ठी दिखला दी। मामला वहीं समाप्त हो गया। मध्याह्न भोजन के उपरांत हमारा काफिला नालंदा के लिए रवाना हुआ। भारत के नालंदा के नाम पर यहाँ लंका में एक नालंदा है। वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं। प्राय 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुँचे। यद्यपि स्थान निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से परित्यक्त खेत हैं। कुछ खंडर भी कहीं कहीं खड़े हुए हैं। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह पर है, तो ये भारत वाला नालंदा न समझेगा। और आजकल पिछले पहाड़ों के हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम हो गया, यानी हरियाली छा गई है। यह विहार 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बन गया था। निर्माता रोड त्योन शक्य गर्ल म छन अपने समय के अच्छे दार्शनिक और चौंगखंपा के महाविद्वान शिष्य मुख उपरवा के प्रतिद्वंदी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का नालंद था। चेंगफा के अनुयायी डेंगपुंग आदि बिहारों की भांति यह एक अच्छा विद्या केंद्र था। इसमें 2 संख्य हैं, महागुहा और दर्शन।
प्रदेशों के कम से कम खम जन और छात्रावास भी हैं। 2500 के रहने लायक घरों में 500 ही भिक्षु रहते हैं, जिनमें भी पढ़ने वाले 50 से अधिक नहीं। पहले हम बरचू बरगद दा लंगबंग गए। यहाँ एक बड़ा लंबा चौड़ा बीजक लगा हुआ है। बाहर द्वार पर एक भयंकर काला कुत्ता बंधा हुआ है, जिसके सामने से रक्षक के साथ निकलना भी आसान काम नहीं है। पूछने पर बतलाया गया मुछोंग सप्रूले रिम्पे छेते तालपत्र की पुस्तकों के बारे में पूछें। आने पर देखा लामा प्राय 2 दर्जन भिक्षुओं को विनय पढ़ा रहे हैं, यानी विनय पट्टिक। पूछने पर सहृदयता के साथ बतलाया यहाँ तालपत्र की पुस्तकें नहीं हैं, हाँ सा छन कुन दंग चुंग पोके समय का बना एक चित्रपट है। चित्रपट के निकालने में अभी देर थी, इसलिए हम बिहार के पुरातन मंदिर चूला खंगगो बिहार देखने गए। पुजारी जरा देर में आए। भीतर बुद्ध की विशाल मूर्ति है, जिसके सामने रंग तनोम की मूर्ति है, फोटो लिया गया। बाहर कुछ और छात्रावासों को देखते हुए सारे बिहार के फोटो लेकर बगल की पहाड़ी पर चले। बहुत करने पर भी सारा बिहार एक फिल्म में ना आ सका। लौटने पर 4 बज गए थे। अभी पुराने चित्रपट के फोटो लेने थे, इसलिए आज नालंदा ही में रात्रिवास की ठहरी। फोटो लेने पर रहने के लिए अच्छे स्थान का प्रबंध भी हो गया। उक्त लामा ने, जो कि स्वयं अवतार हैं, बड़े प्रेम का बर्ताव किया। शाम को कुछ मिनटों के लिए शस्त्रावली बगीची में भी हो आए। 20-25 आदमी कुल थे, खूब ताली पीटते शोरगुल करते शास्त्रार्थ हो रहा था। यहाँ तालपत्र की पुस्तकें तो नहीं देखने में आई, किंतु नालंदा दर्शन और रात्रिवास अवश्य ही संतोष का विषय है। ठीक है, और वो 1 तारीख को लिखते हैं, नालंदा से सवेरे विदाई ली। बादल था किंतु बूंदाबांदी थी। एक छोटा सा जोत पार कर फिर खेतों के पास आ गए। नालंदा में बतलाया गया था कि पाँच छाव 2 घंटे का ही रास्ता है, किंतु हमें चलते चलते 4 घंटे लग गए। मार्ग जो था वह 18 मील से कम का न रहा होगा। हमारा रास्ता अधिकांश पश्चिम की ओर था, जिससे बादल फाड़कर समय समय पर आती सूर्य की तीक्ष्ण किरणें कष्ट नहीं देती थी। ठीक है, 12 बजे हम पा छव लो की समाधि पर पहुंचे। यह लो तिब्बत के 3 सबसे बड़े विद्वान अनुवादकों में से एक हैं। आशा थी कि शायद यहाँ कोई तालपत्र की पुस्तक हो, किंतु यहाँ तो एक मामूली स्तूप है, जिसके भीतर कहा जाता है कि महान अनुवादक का शरीर है, जिसके पास में मठ है। 22-24 भिक्षु भिक्षुणियाँ यहाँ पर रहती हैं। 22-24 भिक्षुणियाँ यहाँ पर वास करती हैं। पाछब में बहुत ठहरना नहीं पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद हम फिर चल दिए और 1.5-2 मील यात्रा के बाद पर्वतों के कोने में छिपा भारतीय देवालय कौन सा था, ग्येलंग खंड भी आ गया। संभे की तरह के जो भारत में 8वीं शताब्दी के आसपास ही बनते थे, इस तरीके के स्तूपों को देखकर ही मालूम होने लगा कि यह तो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद का बिहार नहीं हो सकता। मैत्री देवालय के सामने 2 रिंग और उसके लेखकों को देखकर और भी विश्वास हो चला कि यह बिहार या कम से कम उसका कुछ भाग शेन चांग साम्बो के समय का बना है। आज पास के गांव में घुड़दौड़ थी। मठ के सभी भिक्षु तमाशा देखने गए थे। सामान बाहर ही रख दिया गया। तब तक हमने 2 रिंग के लेख छाप लेनी चाहिए। राय साहब मनोरंजन घोष ने पटना में छापे का सामान बांध दिया था, किंतु अभी तक छाप लेने का मौका नहीं आया था। पहले प्रयत्न में जैसी छाप आई उस पर ही संतोष करना चाहिए। यद्यपि लेख लिखने वाले का नाम नहीं है, किंतु लहासा के ऐसे 2 रिंग राजाओं के ही हैं। इससे अनुमान है कि यह स्तंभ भी तिब्बत के किसी राजा का ही है। पास का मैत्री देवालय संग लंग नम 2 जंग बंग फ्यूगन ने बनाया था, जो आचार्य शांत रक्षित के शिष्य सम्राट खिंडोंग ब्यू बूचम का समकालीन था। पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का लेख हो, उसमें लिखने वाले बौद्ध जनों की 10 अच्छी बातों का उपदेश दिया है, जिनमें मुख्य बुद्ध में एकांत निष्ठा रखना, धर्म को मानने का ख्याल रखना, अनात्मवादी आदि को चित्त में रखना आदि है। कुछ देर बाद मैत्रेय देवालय का पुजारी आ गया। आज उसी के यहाँ रहने का निश्चय हुआ। रहने के लिए विशाल सभा मंडप मिला। मंदिर में मैत्रेय की विशाल मूर्ति है। कहते हैं तुर्कों के युद्ध के समय मंदिर में आग लगा दी गई थी। समझ में नहीं आया था कि तुर्क कब इधर आए। मंदिर में हस्तलिखित 3 कंजुर और 3 तंजुर हैं, जो एक के ऊपर एक छली बांध कर रखे हुए हैं।
मंदिर एक कोने में द्विविज लोकेश्वर बुद्ध और एकादश मुख लोकेश्वर की पाषाण मूर्तियां हैं। पाषाण की मूर्तियां भोट देश में अति दुर्लभ है, क्योंकि वहां कैसी मूर्तियां मिलती हैं? पीतल की मूर्तियां मिलती हैं। ये मूर्तियां भारतीय मालूम होती हैं। ठीक है, अब देखिए यात्रा वृतांत है। अब इसमें किसी विशेष तरीके का रस तो आपको नहीं आएगा, लेकिन वहाँ की संस्कृति को इसके माध्यम से जान सकते हैं। और दूसरा भैया, परीक्षा के सिलेबस में है तो पढ़ना अनिवार्य, बस यही सोचकर आप इसे सुन लीजिए। ठीक है, बाकी की इंटरेस्टिंग रचनाएं पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैत्रेय के दर्शन के बाद हम प्रधान मठों को देखने गए। पुस्तकें, मूर्तियों और कम खाब की छतों से मालूम हुआ कि किसी समय यह बिहार बहुत रौनक पर था। विद्यार्थियों के रहने के लिए बहुत से मकान हैं। महाविद्यालय तथा शास्त्रार्थ की बारीकी से होते हुए भी अब बिहार श्रीहीन है। भिक्षु 280 के करीब बतलाए जाते हैं। एक अवतारी लामा और 2 मुखन भी हैं। हमें आशा थी कि इस पुराने बिहार में तालपत्र की पुस्तक शायद मिल जाए, किंतु निराश होना पड़ा। 3 पुराने चित्रपट देखे जिन्हें रिनचैन बसुम गुरुओं ने बनवाया था। भारत से आई कुछ मूर्तियां यहाँ के बिहार में है। संभव है कुछ और भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हों, किंतु उसके लिए अधिक दिन और अधिक परिचय की आवश्यकता है। कल कोई विशेष बात ना थी, इसलिए लिखने की इच्छा ना हुई। मेघों की झिमझिमाते ही हम लोग ग्याला खंग से चल दिए। हाँ, वहाँ कूड़े में से कुछ हस्तलिखित पुस्तकों के पन्ने लिए। उनमें एक पोथी सहस्रास्त्र की 12 पोथियों में से थी। 2 छोटी बड़ी जोतें पार करनी पड़ी, फिर कुछ दूर तक जौ गेहूं के खेतों से भी चलना पड़ा। मामूली ढलाई चढ़ाई लगभग 1.25 मील के बाद शुरबुम्पा मठ में पहुंचे। दीपंकर के शिष्य डोमतौन के प्रशिष्य सवरपा का यह निवास स्थान है। एक घेरे में बहुत से स्तूप हैं, जिनमें एक शरीरवाका शरीर भी है, शर्वाका शरीर भी है। इसी के बगल में एक छोटा स्तूप है, जिसके महत्व के बारे में कहा जाता है कि संसार में चाहे हिम प्रलय हो जाए, किंतु इस स्तूप पर बर्फ नहीं पड़ेगी। और एक सम्मेलन घर है, किंतु वहां भी कोई विशेष वस्तु नहीं है। आजकल ये बिहार भिक्षुणियों का है, जिनकी संख्या पूछने पर विद्या भिक्षुणी ने कहा 3, 20, 16, 17 इतनी होंगी। हमने आशा की थी, परंतु शायद यहाँ हमारे काम की कोई चीज हो। ठीक है, हम लोग फिर रवाना हुए। चढ़ाई की और छोटी जोत पर दूसरी ओर के पहाड़ पर हमने नातीला को काली भूतनी दिखलाई। हमने कहा, देखो इसके वस्त्र बिल्कुल काले हैं, जैसे से मुल्क के स्त्री पुरुष नहीं हुआ करते। इसका आकार अधिक लंबा चौड़ा है। इसके पास भेड़ है और चमड़ियां नहीं है, और ना आसपास हरी घास है। लेकिन नातीला अब हमारी भाषा को समझने लगे हैं। 5 बजे के करीब हम रेडिंग कंसु मंगोलोपिया रास्ते पर पहुंचे, और एक गांव में रहने का स्थान ना मिलने पर अगले गांव में एक गरीब घर में जगह मिली। गांव का नाम फंदा है, यथा नाम तथा गुण तो नहीं मालूम होता। पोते दीपंकर के प्रशिष्य पोतपों का निवास यहाँ के 3-4 मील से अधिक नहीं है, किंतु रास्ता अलग होने से जाने की सलाह नहीं हुई। आज 8:45 बजे चले। थोड़ी दूर तक पहाड़ के किनारे 7 स्तूप कुछ छोटे स्तूपों के साथ दिखाई पड़े। यह भी दीपंकर की परंपरा के एक विद्वान का है। नाम है संगसरा स्तूप। इधर के पहाड़ों पर कुछ झाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, यहाँ के लिए नई चीज है। झाड़ियां अधिकतर जंगली गुलाब की हैं। 3-4 मील चलने के बाद मानवी बस्ती खत्म हो गई। हाँ, चमरियां तो जोत के पास तक मिली। रास्ते में एक जगह अपने दाएं पहाड़ पर कस्तूरा मृग भागते देखा। ठीक मध्याह्न में हम जोतों के ऊपर पहुंचे। जोत पर डाकुओं का भय बहुत अधिक रहता है, किंतु हमारे साथियों के पास 2 पिस्तौलें और एक बंदूक भी है। उतराई में हम लोग पैदल चलना अधिक पसंद करते हैं, इससे खच्चर की पीठ कटने का डर कम रहता है। 2 बजे तक हम उतरते ही गए। फिर बाईं ओर की पहाड़ी रीढ़ को पार कर लेने पर सतलुंग की नदी आ गई। मठ अभी 1.5 मील पर था। रास्ता उतराई का था। सब लोग पैदल चलने लगे। धर्म संग वर्धन ने खच्चर की लगाम उसके पैरों में आ गई। हमारे खच्चर वाले सोनम गेंजे को गुस्सा तो आया धर्मवर्धन पर, किंतु उसे निकाला उसने खचरी पर। पहले भी सोनम गेंजे को शिकायत थी कि धर्मवर्धन क्यों नहीं काम करते, किंतु बचपन से अभ्यास न होने के कारण वे मेहनत करने में असमर्थ हैं। अपने साथियों का परिचय दे रहे हैं। फिर सांस्कृत्यायन जी लिखते हैं कि मठ के पास पहुंचने पर हम लोग उसे धार के इस पार छोड़ लामा के पास गए। शिकम की महारानी के भाई रकस कुश्रता पत्र होने पर भी बहुत ही दरिद्र जगह हमें बतलाई गई। इसे हम अपना अपमान समझ रहे थे कि इसी समय ख्याल हुआ कि खच्चरों के आने में देर क्यों हो रही है।
थोड़ी देर में नौसेंग्यजू ले आया, बोला मैं साथ नहीं चलूंगा, मैं लासा लौटूंगा। हमने भी समझाया, दूसरे साथियों ने भी समझाया, किंतु वह नहीं माना। एक खच्चर लेकर चल दिया। पीछे मालूम हुआ वह लासा की ओर ना जाकर अपने जन्म स्थान खम की ओर जा रहा है। इस प्रकार डाकुओं से भरे इस प्रदेश में हम पांच खच्चरों को हमारे मत्थे मढ़कर वह चलता बना। आज खच्चरों को बांधने और खिलाने का काम नातीला और धर्मवर्धन पर पड़ा। यात्रा में भी कुछ कमी करनी पड़ेगी। यहाँ से रेडेंट के लिए 2 आदमी मिलने वाले हैं, देखो कल क्या होता है। उक्त घटना ने चित्त को कुछ चिंतित बना दिया था। ऐसे समय बिहार दर्शन को गए प्रधान बिहार सन 1180 में सतलुंग थंग पाल लोंग गिंग रस पाने बनवाया था। एक आनंद के इर्द गिर्द विशाल काय बुद्ध मूर्तियों के ग्रह हैं। मूर्तियां सुंदर हैं। अनेक कन तंजुर की सुंदर हस्तलिखित पुस्तक ईंटों की छल्ली की तरह रख दी गई हैं। अब जब पढ़ना नहीं तो दूसरी तरह रखने की आवश्यकता क्या। आखिर कुछ समय बाद जीर्ण मंदिर के गिरने पर ये पुस्तकें भी नष्ट हो जाएंगी, किंतु क्या दाम से भी ये लोग 1-2 प्रतियां दे सकेंगे, ये बात सोचते हैं। कौन? राहुल संस्कृत्यायन जी। अब इसका आगे का यात्रा वृतांत कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को समाप्त करते हैं।